हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। सो लास्ट वीडियो में हमने आसियान के बारे में पढ़ा था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। स्टार्टिंग में 5 थी, फिर 10 हो गई। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, क्या क्या उस किस तरीके से उसने राइज़ किया, ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा कि कम्युनिटीज़ जो हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी थी, पिलर्स देखे उसके। फिर एक एक करके हमने सारे जो टॉपिक्स है उसको कवर किया। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, चाइना जो है उसकी जो इकनॉमी है उसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि चाइना जो है, आज के टाइम में चाइना भी बहुत राइज़ हो रहा है। जैसे हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा, वो राइज़ हो रहा था। सेकंड, आसियान राइज़ हो रहा था। थर्ड, यहाँ पर चाइनीज़ इकनॉमी के बारे में दे रखा है कि जो चाइना है वो भी राइज़ होना शुरू करता है। कैसे करता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स इसने अपना रखे हैं, और किस क्या मेजर्स इसने अपनाए थे। क्या ये सोवियत मॉडल के साथ गया था, या फिर इसने कैपिटलिस्ट इकनॉमी को फॉलो किया था। और अगर सोवियत मॉडल के साथ गया था तो किस तरीके से ये कैपिटलिस्ट में चेंज हुआ। क्या इसने शॉक थेरेपी अपनाई। ये सारी चीज़ें हम चाइनीज़ इकनॉमी, राइज ऑफ चाइनीज़ इकनॉमी वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस नाउ टर्न टू थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। अब हम तीसरे मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा इमीडिएट नेबर भी है, चाइना। इंडिया का नेबर चाइना है, ठीक है। द कार्टून ऑन द फॉलोइंग पेज सम ऑफ द करंट मूड। तो सबसे पहले हम कार्टून ही देखते हैं। तो देखो, ये जो कार्टून है, इसमें यहाँ पर जो है वो है यूएसए के प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये एक तरीके से चाइना को दिखा रखा है कि ये जो चाइना की इकनॉमी है, ठीक है, ये चाइना की इकनॉमी है। तो चाइनीज़ इकनॉमी जो है, जो चाइनीज़ इकनॉमी है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है। अब ये इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है, यानी कि यूएस जो है वो सबसे जो है ऊपर माना जाता था उस टाइम पर, सोल पावर था, ठीक है। क्योंकि जैसे ही जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो एक पावर जो है वो यूएस से ही बचा था। तो अब यूएस से ये चाहता है कि चाइना जो है वो उससे आगे ना निकल जाए, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इस ये दिखा रहा है कि चाइना की इकनॉमी किस तरीके से रैपिडली जो है वो ग्रो करना शुरू हुई। सो चाइना की जो इकोनॉमिक सक्सेस है 1978 से, वो इसकी ग्रेट पावर से लिंक्ड है। यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है, वैसे वैसे पावर भी बढ़ती जाएगी। तो सेम ऐसे ही था, चाइना जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई जब से यहाँ पर रिफॉर्म्स शुरू हुए हैं। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस आना। तो जब जब से यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, तब से चाइना जो है बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। अब ऐसा माना गया था, मतलब एक तरीके से भविष्यवाणी जो करते, प्रिडिक्शन करते, तो ऐसी प्रिडिक्शन चाइना ने की थी कि भाई 2040 तक हम जो है यूएस को ओवरटेक कर देंगे, यानी कि हम यूएस से भी आगे निकल जाएंगे इकोनॉमी के मामले में। इसका जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इनटू द रीजन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। यानी कि इसको ईस्ट एशियन ग्रोथ जो है, ईस्ट एशिया की जो ग्रोथ है उसका ड्राइवर भी माना जाता है। इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है रीजनल अफेयर्स में। इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स, तो इसकी जो इकोनॉमी है वो भी इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही है। साथ ही साथ पॉपुलेशन, तो हम सब जानते ही है कि चाइना की पॉपुलेशन जो है, अब जो है प्रेजेंट में अगर हम देखें तो चाइना सेकेंड नंबर पर आता है, बट उस टाइम पर फर्स्ट नंबर पर आता था। लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो ये सारी चीज़ें इसकी पावर को बढ़ाती हैं। अब जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही थी, फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। तो माओ की लीडरशिप यहाँ पर थी, और कम्युनिस्ट जो है आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे। इसकी इकोनॉमी सोवियत मॉडल पर बेस्ड थी, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना जो था, मतलब पहले के टाइम पर चाइना जो है इतनी ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो नहीं हो रहा था, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, क्योंकि इसने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको फॉलो कर रखा था। तो चाइना ने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से कोई भी लिंक नहीं रखा। इट हैड अ लिटिल चॉइस बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। तो ये अब
तो चाइना में जो स्टेट है वो अपने खुद के रिसोर्सेज को ओन करती थी, सोवियत की हेल्प लेकर, सोवियत की एडवाइस लेकर, सोवियत यूनियन की यानी कि यूएसएसआर की। तो मॉडल क्या बनाया था इन्होंने कि जो स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्रिएट किया जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्रिएट किया जाएगा जो कि हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एज इट वॉज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जब भी हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हमें वहाँ की फ़ॉरेन करेंसी चाहिए होती है, तो यही फ़ॉरेन एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर चाइना में उस टाइम पर फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी कमी पड़ गई थी, और टेक्नोलॉजी जो है वो भी यहाँ की इतनी अच्छी नहीं थी, टेक्नोलॉजी बाहर से ख़रीदनी पड़ रही थी, इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, और गुड्स जो हैं वर्ल्ड मार्केट में उनको भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो चाइना ने डिसाइड किया अब ये इंपोर्ट नहीं करेगा, और डोमेस्टिक गुड्स जो है यानी कि चाइना जो कंट्री है वो खुद अंदर ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो सामान बनाएंगी उसी को यूज़ किया जाएगा, बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं होगा। तो इससे चाइना जो है वो अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज़ कर पाया, और इसने इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को एस्टैब्लिश कर लिया। एम्प्लॉयमेंट जो है, सोशल वेलफेयर जो है उसको एश्योर किया गया सिटीजन्स के लिए। चाइना जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहा था, और इसने अपने सिटीजन्स को भी एजुकेट किया, बेटर हेल्थ उनके लिए इंश्योर की। ये जो इकनॉमी थी वो 5 से 6% जो है बढ़ रही थी, लेकिन जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो 2 से 3% थी, जिसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा सफिशेंट नहीं है कि ये जो लोग हैं उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर पाए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इनसफिशेंट थी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो वो सफिशेंट नहीं था, सरप्लस जनरेट नहीं हो रहा था, यानी कि प्रॉफिट नहीं बन पा रहा था। सो चैप्टर 2 में हमने जो यूएसएसआर में जो क्राइसिस हुए थे उसके बारे में पढ़ा। यूएसएसआर ने जो शॉक थेरेपी को अपनाया था, तो किस तरीके से वहाँ पर जो इकनॉमी है वो उसमें डाउनफॉल आ गया था। तो ऐसा ही क्राइसिस चाइना में भी देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो इतना ग्रो नहीं हो रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम था, पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो गई थी, जीडीपी फॉल हो गई थी। तो चाइना की जो लीडरशिप है यहाँ पर पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं 1970s में। चाइना ने अब जो आइसोलेशन थी, यानी कि चाइना अपने ही डोमेस्टिक गुड्स को यूज़ कर रहा था, वो आइसोलेशन जो इसने ख़त्म कर दिया, और इसने यूएस के साथ रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया 1972 में। अब प्रीमियर जोहू एनलाई जो थे उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन बताई, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। तो ये 4 मॉडर्नाइजेशन उन्होंने बताई। सो 1978 से जो लीडर थे डेंग शाओपिंग, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी जो है उसको अनाउंस कर दिया, और चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं उसको भी अनाउंस कर दिया। अब ये ओपन डोर पॉलिसी का मतलब था कि इससे प्रोडक्टिविटी जो है, हायर प्रोडक्टिविटी को जनरेट किया जाए इन्वेस्टमेंट करके। किसकी इन्वेस्टमेंट करके? कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करके और टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट करके। यानी कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी की हम बाहर से इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि बाहर से हम कैपिटल या फिर टेक्नोलॉजी को खरीदें, उसकी इन्वेस्टमेंट करें, जिससे हमारी हायर प्रोडक्टिविटी जो है वो जनरेट हो सके। अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करने के बजाय हम बाहर से भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। चाइना ने अपना खुद का पाथ फॉलो किया, शॉक थेरेपी के लिए ये नहीं गया, शॉक थेरेपी यूज़ नहीं की, लेकिन अपनी इकनॉमी जो है वो धीरे धीरे करके ओपन कर दी। एग्रीकल्चर का 1982 में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और इंडस्ट्री का 1998 में प्राइवेटाइजेशन कर दिया। यानी कि कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहा था। अब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको छोड़कर धीरे धीरे करके कैपिटलिस्ट बना रहा था सारी चीज़ों को। ट्रेड बैरियर्स जो हैं, सबसे पहले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो उनको क्रिएट करे, SE उनको क्रिएट किया गया। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है उसको क्रिएट करके वहाँ पर जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको तोड़ दिया गया। यानी कि अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए गए हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो कंट्रीज़ आती हैं उनके साथ ट्रेड किया जा सकता है, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर अपने एंटरप्राइजेस भी सेट कर सकते हैं। चाइना में जो स्टेट थी वो अभी भी अपना ही सेंट्रल रोल रख रही थी मार्केट इकोनॉमी को सेटअप करने में। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसने चाइनीज़ इकोनॉमी को हेल्प किया, ये स्टेगनेंट नहीं हुई, रुकी नहीं। प्राइवेटाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से जो रूरल पीपल थे उनकी इनकम बढ़ी, हाई पर्सनल सेविंग की वजह से रूरल इकनॉमी में।
तो इससे रूरल इंडस्ट्री की ग्रोथ भी हुई। चाइना की जो इकनॉमी थी उसमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही इंक्लूड होते हैं, तो दोनों ही फास्टर रेट पर ग्रो हो रहे थे। जो नए ट्रेडिंग के लॉज बन गए थे और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो क्रिएशन हुआ था, इससे भी फॉरेन ट्रेड में राइज हुआ था, फॉरेन ट्रेड बढ़ गया था और चाइना जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में। इसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, जिस वजह से ये अब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पा रहा था दूसरी कंट्रीज़ में भी। अब चाइना जो है वो WTO में एंटर करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2001 में। तो एक दूसरा स्टेप था, एक और आगे का स्टेप था कि ये अपने आप को ओपन कर रहा था बाहर के वर्ल्ड में, और कंट्री ने प्लान किया कि अपना जो इंटीग्रेशन है वो पूरे वर्ल्ड की इकनॉमी में किया जाए, फ्यूचर वर्ल्ड इकनॉमिक ऑर्डर जो है उसको शेप किया जाए। जो चाइनीज़ इकनॉमी थी वो इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन हर किसी को चाइना में बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे इन चेंजेस से। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी चाइना में, 100 मिलियन पीपल जो है वो जॉब्स के लिए देख रहे थे, यानी कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी। 100 मिलियन पीपल जो है अनएम्प्लॉयड थे। फीमेल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं थी, यूरोप जैसे कि यूरोप में था 18-19 सेंचुरीज़ में। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और करप्शन जो था वो बहुत इंक्रीज़ हो गया था, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ गई थी रूरल और अर्बन रेजिडेंट्स में, कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस में, इन सारी चीज़ों में। रीजनली एंड ग्लोबली अगर हम देखें तो चाइना जो है एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर बन गया था। इसका इंटीग्रेशन होता है चाइना की, द इंटीग्रेशन ऑफ चाइना's economy and interdependencies that this has enabled China to have considerable influence with its trade partners। तो इसकी जो इंटरडिपेंडेंसीज थी, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ था चाइनाज इकनॉमी का, तो इससे क्या हो गया था, इससे चाइना जो है वो अब अपना प्रभाव उसके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उन पर भी डाल पा रहा था, अपना इन्फ्लुएंस कर पा रहा था। इसके जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे जापान, US, आसियान, रशिया, इनके साथ जो थे, तो दे वर टेम्पर्ड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इट होप्स टू रिसॉल्व इट्स डिफरेंसेस विद ताइवान। अब ताइवान के साथ जो डिफरेंसेस थे, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे थे, उसको भी इसने रिसॉल्व किया। और यहाँ पर बताया गया है कि जो चाइना बढ़ रहा था, चाइना की जो इकोनॉमी है जो बढ़ रही थी, उससे फियर भी डेवलप हो रहा था काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। इसने कंट्रीब्यूशन भी किया था आसियान की इकोनॉमीज़ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए 1997 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। अब ये ज़्यादा आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो कर पा रहा था, और जो लेटिन अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं उनके लिए भी हेल्प कर पा रहा था। एंड अफ्रीका, it's more outward looking investment and aid policies in Latin America and Africa are increasingly projecting it as a global player। तो अब ये जो चाइना है वो और भी ज़्यादा आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट कर रहा था और हेल्प दे रहा था जो लेटिन अमेरिका और अफ्रीका की पॉलिसीज़ हैं उनको, तो इसलिए भी एक ग्लोबल प्लेयर की तरह इमर्ज हो रहा था और एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ की, डेवलपिंग इकनॉमीज़ की तरफ बढ़ रहा था। तो ये हमने चाइना के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया चाइना रिलेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको राइज ऑफ चाइनीज़ इकनॉमी के बारे में ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।